सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बयान में आपने जिस सेंगोल का जिक्र सुना, ये भारत की नई संसद का हिस्सा बनने वाला है। इसका इतिहास क्या है, इस पर बवाल क्यों मचा हुआ है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। बात कर्नाटका सरकार के एक आदेश पर भी होगी, जिस पर खासा बातचीत हो रही है। आधिकारिक आदेश नहीं है, लेकिन सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि आरएसएस पर बैन लग सकता है। क्यों कहा, क्या है पूरा मैटर, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाएंगे जो केरला के तिरुवनंतपुरम से आती है, जिसने यूपीएससी की परीक्षा पास की, लेकिन इसकी कहानी बाकी यूपीएससी एस्पिरेंट से बहुत अलग है। हमारे साथ आरवम में एक खास मेहमान भी है, तो आइए ये एपिसोड शुरू करते हैं और आपको उनसे मिलवाते हैं। आरवम का ये एपिसोड इसलिए भी खास है क्योंकि आज हमारे साथ नबिला है। अक्षता लीव पर है, छुट्टी मनाने के लिए गई है, तो हमने सोचा कि नबिला को ले आए। नबिला वैसे कन्नडिगा प्राइड कैरी करती है क्योंकि वो कर्नाटका से हैं। आपने कर्नाटका इलेक्शंस के टाइम नबिला को देखा होगा, अगर आप अंग्रेजी के रिपोर्ट्स देखते हैं तो। जिन्होंने नहीं देखा वो इस एपिसोड से नबिला को जान जाएंगे कि उनको कर्नाटका के बारे में तो सब कुछ पता है और बहुत क्लोजली। आप कितने साल रही हैं कर्नाटका? मतलब मेरा वहीं पर जन्म हुआ है, पढ़ाई वहीं पर हुआ है। हम मैंगलोर से है जो कर्नाटका में है, तो ऑल एंड ऑल हार्डकोर कन्नडिगा। आपको भी दिल्ली उतना अच्छा नहीं लगता होगा टेम्परेचर के कारण? ठीक है, मगर कर्नाटका जितना बैंगलोर इज द बेस्ट। बस जितने बट जैसा देश वैसा भेष। सो एज जितना यहाँ पर रहती हूँ, इतनी दिल्ली की भी खूबियाँ अच्छी लगती है, मतलब देखने को मिलता है, मगर फिर भी घर घर ही होता है ना। जैसा देश वैसा भेष। कुछ दिन बाद मैं इन लोगों से हिंदी के क्लासेस लूंगी, अक्षता और नबिला से। इतने ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में ना इस्तेमाल करें। हम इस बार शुरुआत तमिलनाडु से करते हैं क्योंकि सेंगोल की बहुत चर्चा है, बहुत कंट्रोवर्सी है। जो नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन होने वाला है, उसमें कहा जा रहा है कि ये सेंगोल विल बी द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जी, लेकिन कांग्रेस को इस पर आपत्ति है। सबसे पहले तो आप यही बताइए कि सेंगोल क्या है, क्या हिस्ट्री कल्चर रहा, तमिलनाडु से क्या रिलेशनशिप है? जी, जो सिंगोल है वो कहलाया जाता है कि एक सिंबल है पावर, सिंबल है राइचियसनेस का। तो जो चोला डिनेस्टी है जो तमिलनाडु रीजन से ओरिजिनेट होता है, चोला डिनेस्टी में वो एक हिंदू रिचुअल था जहाँ जो नया किंग, जो राजा आता था वहाँ पर, जो नया राजा के लिए एक पावर सिग्निफाई करने के लिए ये सिंगोल दिया जाता था। तो अगर ये आपको सिंगोल दिया है तो इसका मतलब है कि आपको, आपके ऊपर पावर है, आपके हाथ में पावर है। तो ट्रांसफर ऑफ पावर, एक से दूसरे हाथ में ट्रांसफर ऑफ पावर का सिंबल है वो। तो ये सिंगोल जो है अब फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था सीर ने, जो तमिलनाडु के जो टेम्पल है, मैं आपको नाम बताऊंगी, जो तिरुवदुत्तुराई आधीनम टेम्पल बहुत ही हिस्टोरिक टेम्पल है तमिलनाडु में। तो ये टेम्पल प्रीस्ट ने सिंगोल को उन्होंने मतलब डिज़ाइन किया और हाथ में, नेहरू के हाथ में दिया था। तो एक सिंबॉलिज्म था। जब 1947 में जो इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, तो लॉर्ड माउंटबैटन ने, ब्रिटिश ने पावर ट्रांसफ़र किया इंडिया को और नेहरू को पावर मिल गया। और जब वो कैसे सिंबलाइज करे उसका एक सिंबल के दौर पे उन्होंने डिसीजन लिया कि हम एक सिंगोल बनाते हैं, जैसे चोला एम्पायर का ट्रेडिशन है और हिंदू रिचुअल है। एक सिंगोल बनाते हैं और वो सिंगोल को नेहरू के हाथ में देते हैं। तो ये एक सिंबलाइज हो गया कि ब्रिटिश के हाथ से पावर इंडिया के हाथ में आ गया। तो ये एक मतलब हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट जेस्चर है और एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ हिस्ट्री है ये सिंगोल। और इतने साल 75 ईयर्स ये एक जो गैलरी में रहा, जो इलाहाबाद की गैलरी में रहा, और वहाँ पर नेम प्लेट टैग डाला गया था वॉकिंग स्टिक, नेहरूज वॉकिंग स्टिक। तो यही है एक, अब ये रीइंट्रोड्यूस हो रहा है 75 ईयर्स के बाद नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में। मोदी गवर्नमेंट ने किया है, बीजेपी ने इसका इनिशिएटिव लिया है।
तो एक अब टकरार हुई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। जैसे कांग्रेस अब डिसाइड किया है कि वो बॉयकॉट करेंगे पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन को, तो बीजेपी को एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कि सिंगल के ऊपर मतलब कांग्रेस को क्रिटिसाइज करे। तो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने ये इतना इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ हिस्ट्री जो सिंगल जो है, जो एक गोल्डन स्टिक है, सिल्वर में बना है और गोल्ड कोटिंग है उसका, रियल गोल्ड कोटिंग, और उसके ऊपर सर के ऊपर नंदी का सिंबल है, और ये एक शाइवाइट टेम्पल है, जो ये आधीनम टेम्पल है वो शाइवाइट टेम्पल है, लॉर्ड शिवा का आर्डेंट फॉलोअर्स। तो इसको उन्होंने, बीजेपी कहती है कांग्रेस ने ट्रिविलाइज किया है, वो डिसरिस्पेक्ट किया है, उसको एक्चुअल नीचा दिखाया है, उसको एक दर्जा नहीं दिया है, और नाम लगाया है वॉकिंग स्टिक। तो और ज़्यादा मतलब एक तो वो पार्लियामेंट में रहना चाहिए था मगर एक म्यूजियम में रह गया, वो इलाहाबाद म्यूजियम में, और दूसरी वो वॉकिंग स्टिक कहला गया। एक हिंदू रिचुअल को थोड़ा डिसरिस्पेक्ट हुआ है, बीजेपी ये कहती है। वैसे कांग्रेस बोलती है कि इसका कोई हिस्ट्री नहीं है कि लॉर्ड माउंटबैटन ने नेहरू को दिया था, ये ऐसे कोई हिस्ट्री बुक्स में या प्रूफ लिखा हुआ प्रूफ नहीं है कि ये लॉर्ड माउंटबैटन ने नेहरू को दिया, ये सिंबलाइज करता है कि पावर ट्रांसफ़र का सिंबलाइज करता है, ये कांग्रेस कहती है। मगर सच बात ये है कि ये चोला एम्पायर में ट्रेडिशन था, सिंगल एक हाथ से दूसरे हाथ पावर ट्रांसफर का सिंबल था, दिया जाता हाँ था। दिया जाता था, और ये हिंदू रिचुअल था। अच्छा, ये कोई कैजुअल अफेयर नहीं था, एक हिंदू रिचुअल था। और यही रिचुअल जब ब्रिटिश ने पावर इंडिया को दिया, इसी के तौर पे सिंबलाइज करते हुए एक सीर ने सिंगल नेहरू को दिया। इट वाज अ वेरी वेल प्लान्ड एंड थॉट आउट प्रोसेस कि पावर ट्रांसफर को सिंबलाइज कैसे करें। अच्छा ये है कि ब्रिटिश ने पावर दे दिया इंडिया को, एक कुछ सिंबल होना चाहिए उसके लिए। तो इस वजह से एक डिस्कशन हुआ, शायद सीर्स जैसे ये जो तमिलनाडु सीर्स है वो बहुत मानते हैं ये सब ट्रेडिशन। तो शाइवाइट जो मठ है वो शिवा का मठ है, शाइवाइट मठ बोलते हैं, वो बेसिकली वो ट्रेडिशन को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। तो उनका वो एक प्राइड था, एक गर्व था कि इंडिया को पावर मिला, तो ये कैसे सिग्निफाई करे, सिंगल के दौर से सिग्निफाई करे। तो ये बनाया गया था, 5 फीट का गोल्डन स्टिक है, तो बहुत सोचा समझा डिसीजन था, उसको कार्व गया, कैसे कार्विंग किया है उसके ऊपर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टिक, वो बहुत सुंदर दिखता है, वो थोड़ा टाइम लगा होगा बनाने के लिए। मुझे ये भी पूछना था फिर अब ये वापस कैसे चर्चा में आया? किसी ने लेटर लिखा था ना जी, एक पद्मा जी करके है जो ये हिस्ट्री फॉलो करती है, उन्होंने एक लेटर लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ऐसा जो अब पार्लियामेंट बना रहे हो आप, नया पार्लियामेंट खुलने जा रहा है, तो एक जो सिंबल है, जो इंडिपेंडेंट इंडिया का सिंबल है, और पावर ट्रांसफर ब्रिटिश से, बिकॉज पार्लियामेंट जो बिल्डिंग अभी बन रहा है ये मोदी गवर्नमेंट के अंडर बन रहा है, मगर ये इंडिया ने बनाया, मगर जो पार्लियामेंट बिल्डिंग पुराना है वो 1925 में बना हुआ था और वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। तो जो इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जो नया वाला जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इनिशिएट कर रहे हैं, वो बीजेपी जो बना रही है, वो उस पार्लियामेंट के बिल्डिंग के अंदर ये सिंगल अगर अंदर रखा गया तो वो बहुत सिंबॉलिक है। तो ये लेडी पद्मा जो हिस्टोरियन है, वो हिस्ट्री फॉलो करती है, उन्होंने एक लेटर, उन्होंने एक लेटर शूट किया। क्लासिकल डांसर भी है क्या? हाँ, क्लासिकल डांसर है, तमिलनाडु से हेल करती है। तो उन्होंने लेटर लिखा कि आप देख लो, अगर ऐसा है ये म्यूजियम में है, म्यूजियम के बजाय ये अगर पार्लियामेंट के अंदर हो तो एक इंडिया का प्राइड, गर्व बन सकता है, और इंडिया को एक इट्स अ वे टू यूनाइट इंडिया, एक लोगों को इकट्ठा ला सकता है, और इंडिया के ऊपर प्राइड, नेशन बिल्डिंग एंड प्राइड फॉर द नेशन, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स उभर सकता है। हाँ, आपकी हिंदी सही, आप इतना कॉन्शियस मत होइए कि नेशनलिस्टिक फीलिंग को डिपिक्ट कर सकता है। आप इतना थोड़ा बहुत अंग्रेजी हिंदी, हमारी ऑडियंस ठीक है, okay, I can mix, I'm fine. So that's what, it's a pride of India. Instead of म्यूजियम के अंदर रखने के बजाय अगर नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में अगर रखे तो फिर और बढ़िया है। तो एक इस चिट्ठी के बाद ही जो संस्कृति मंत्रालय है भारत सरकार का, उसने इस पे रिसर्च शुरू की और ये हुआ। आप पहले जो हमारे इंडिया टुडे के साथी हैं प्रमोद, उनकी रिपोर्ट देखिए, क्योंकि उन्होंने सिंगल के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए, बताते हुए एक रिपोर्ट बनाई है। आप उसका हिस्सा देखिए, फिर हम आपको हिस्टोरियन की बाइट सुनाएंगे,
क्योंकि हमने हिस्टोरियन से भी बात की थी कि वो क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में, उनको क्या पता है, क्योंकि वो रेगुलरली हिस्ट्री फॉलो करते हैं, तमिलनाडु से भी हैं, तो बेटर है कि वो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में और इसमें ऐड कर दें। इंडिया को नया पार्लियामेंट बिल्डिंग मिल रहा है और इसमें तमिलनाडु का पार्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक चीज यहां से 1947 पे वहां पे रीच हुआ था, वो भी इंडिपेंडेंस डे की 15 मिनट्स पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू के हाथ में हो गया था। उसका नाम है ये सेप्टर, इसको तमिल में सेंगोल बोलते हैं, और इसको एक राजा जो एक कंट्री को लाइक रूल हो करेगा उनके हाथ में वो दे देगा। और इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज यहाँ की पूरा डिजाइन पूरा तमिल का डिजाइन है, स्टार्टिंग विद ये जो देख रहे हैं इसको नंदी बोलते हैं, और नीचे एक लक्ष्मी देवी का भी स्टैचू है और डिजाइन है। और इस गैप पे तमिल शब्द में एक लाइन था, वो डिमा कर रहा था कि क्या हो रहा था, कब हो रहा था, टाइम, वक्त और सब कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे था। बट ये लाइक द रियल वन विल बी डिस्प्लेड अभी पार्लियामेंट बिल्डिंग का नए कॉम्प्लेक्स में, द रियल सेप्टर विल बी डिस्प्लेड। ऐसा तमिलनाडु also is playing a very important significant role with the new parliamentary complex. संगोल जो है वो चोला एम्पायर का एक ट्रेडिशन हुआ करता था। चोला एम्पायर में जब एक रूल से दूसरा रूल या कोई रूलर जब चेंज हुआ करते थे तो सिंबॉलिकली इट वाज ट्रांसफर टू द न्यू रूलर। इट्स सम सॉर्ट ऑफ द स्पेक्ट्री, यानी एक ये दंड है, राजदंड कह लीजिए, कि जो भी नया राजा वहां बनता था उसके गद्दी पे बैठालते टाइम उसको ये दे दिया जाता था। और ये एक सिंबल था ये कि डायनेस्टी, चेंज ऑफ द रूलर। क्लियर। अब ये जब एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब इंडिया के इंडिपेंडेंस का टाइम आया तो नेहरू से माउंटबेटन ने इसको डिस्कस किया कि कैसे हम भाई हम पावर कैसे ट्रांसफर करें। तो उसमें ये हुआ कि नेहरू ने ये बात चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य से भी, राजा जी से भी डिस्कस की। तो राजा जी, सिंस ही हेल्स फ्रॉम द तमिलनाडु और ही हेल्स फ्रॉम द हार्टलैंड ऑफ द चोला एम्पायर, वंश से चोला एम्पायर, तो उन्होंने उस चीज का रेफरेंस दिया। अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि भाई इस टाइप का एक वो बनवाया जाए, जो माउंटबेटन ने कहा कि ठीक है आप मुझे बनवा के दीजिए। जब यहाँ ब्रिटिश शासन के से जब इंडियंस को हम अब इस कहना चाहिए कि पावर को ट्रांसफर करेंगे तो उस कंडीशंस में हम इसे एज ए सिंबल उसको प्रेजेंट करेंगे। तो यानी कहना चाहिए कि जो 15 अगस्त में 12 बजे से पहले 15 मिनट पहले नेहरू को ये चीज दी गई और बाकायदा पूरा उसका एक अपना रिचुअल्स था, वो रिचुअल्स भी पूरा किया गया और पूरा एक जो विधि विधान था वो सब कंप्लीट किया गया और उनको ये हैंड ओवर किया गया। उसके बाद ये आनंद भवन में रखा हुआ था। अब जब ये न्यू पार्लियामेंट का जब कॉन्सेप्ट या न्यू पार्लियामेंट बनके तैयार हुई, उसके इनॉग्रेशन का आया, तो इसको वहां रखवाने के लिए वो किया गया। अब जो बवाल है, तो देखिए दो चीजें हैं। चोला जो राजा हुआ करते थे वो ऑटोक्रेट हुआ करते थे, वो कोई डेमोक्रेटिक वो नहीं थे। उनके यहाँ ये ट्रेडिशन था, ओके, कोई नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी में तो हमारा तो लोकतंत्र है, जहाँ पावर का हस्तांतरण भी, भाई पावर जो हमारे पास है या जो प्रधानमंत्री बनता है वो जनता से पावर जाती है। तो वहां कुछ इस टाइप का एक कहना चाहिए आइडियोलॉजिकली कह लीजिए या कॉन्सेप्चुअली कह लीजिए कि एक क्लैश तो होना ही था थोड़ा बहुत। लेकिन ये सिंबल की तरह यूज किया जा रहा है। कोई इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द पावर फ्रॉम वन प्राइम मिनिस्टर टू अनदर प्राइम मिनिस्टर। ये सिंबल की तरह यूज किया जा रहा है। ये एक हमारा ट्रेडिशन है, एक हेरिटेज, एक कहना चाहिए हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है। तो उस सेंस में इसको वहां पर जो प्रेजेंटली यूज किया जा रहा है, और वो भी इसे परमानेंटली एक प्लेस पर स्थापित कर दिया जाएगा, वो एक सिंबल की तरह पूरी तरीके से रहेगा। देखिए कंट्रोवर्सी तो करना बहुत ईजी है, यदि हम इस चीज को ऐसे माने, भाई इस राजदंड का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम राइटियस से, हम बहुत अच्छे से जस्ट रूल करेंगे, एक जस्टिफाइड रूल करेंगे। एक दूसरा कि हम एक ऑनेस्टली रूल करेंगे जिसमें हम किसी को यानी कहने के सबके वेलफेयर के लिए होगा, इस टाइप का एक इंडिकेशन मिलता था। तो उस कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि भाई हमारे पास एक कल्चरल ट्रेडिशन या हमारे पास एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ऐसा है जो हमें याद दिलाता रहेगा कि भाई हम ऑटोक्रेट नहीं है, लेकिन हमें अपनी जनता की वेलफेयर के लिए इस टाइप की चीजें हमें ये करनी है। उस कॉन्सेप्ट में तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आप जानते हैं इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल यानी कोई भी कल्चरल ट्रेडिशन ऐसा नहीं है जिसे पॉलिटिकलाइज ना किया गया हो। तो वो पॉलिटिकलाइज कर दिया तो कंट्रोवर्सी काफी हो रही है, आज भी हो रही है। इसका डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी फॉर्म में नहीं है।
चोला राजाओं को जो दंड था तो उसको ये इंडिकेट किया जाता था कि जो चोला रूलर होता था वो सुप्रीम पावर होती थी उसके पास, और वही एग्जीक्यूटर होता था, वही लेजिस्लेटर होता था, वही कहना चाहिए जुडिशियल हेड होता था। तो उसको ये याद दिलाने के लिए कि भाई यू बिकेम ए किंग, तो आपको क्या कहते हैं बहुत एक रूल करना है, बहुत ही जस्टिफाइड रूल करना है, आपको किसी को परेशान नहीं करना। तो इस टाइप से इस दंड का वो था। ऐसा है कि क्या कहते हैं एक वहाँ ट्रेडिशन था जिसकी अभी ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसमें यह है कि राजा जब गद्दी पे बैठता था कहता था मैं राजा हो गया, मैं राजा हूं, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तो कहते हैं कि पास में खड़ा हुआ आदमी जो इस दंड को लिए खड़ा होता था, जो उनका पुजारी कह लिए यानी कोई रिलीजियस पर्सन कह लीजिए, वो उसे 3 बार उसको टच करता था, कहता था नो, तुम्हें दंड दिया जा सकता है, तुम्हें दंड दिया जा सकता है, तुम्हें दंड दिया जा सकता है, क्योंकि आप वही रूलर हैं, ना कि आपको आप जनता की उसके लिए है। तो एक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट तो चोलाओं में भी एग्जिस्ट कर रहा है। ऑटोक्रेट थे लेकिन एक जनता की भलाई है उसके लिए ऑटोक्रेट ना हो पाए या इस टाइप का जरा। और आप देखिए इंडियन जितने भी एंशियंट डायनेस्टिकल रूल हुए उनमें ये था कि कहीं ना कहीं आप भाई ठीक है राजा ऑटोक्रेट होता था, लेकिन वो अपने आप में कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में उसका जो एक प्राइम एम दिया जाता था या उसको उसका उद्देश्य माना जाता था वो जनता की भलाई के लिए माना जाता था। आप देखिए कि स्पेशली एंशियंट पीरियड में हमें सब जगह ये मिलती है, ऑटोक्रेट भी हुए लेकिन उनको बहुत हद तक उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए राजा के तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कभी धर्मशास्त्र आया, कभी कुछ आया, कभी कुछ ना कुछ चलता रहा। उस कंडीशन को देखा जाए भाई मध्यकालीन जो स्टेट थे राज्य थे और वो प्राचीन कालीन जो राज्य थे उन दोनों में डिफरेंस तो है। ऑटोक्रेट कौन ज्यादा था? भाई ऐसा है कि मध्यकालीन जितने भी राज्य थे वो ऑटोक्रेट थे, उनके पास उनके उनके ऊपर कोई भी किसी भी टाइप की बंदिश नहीं लगाई गई थी कि आपको जनता के वेलफेयर के लिए काम करना है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना है। नो, वो बात अलग है, वो करते थे। लेकिन हमारी प्राचीन काल में जितनी भी हमारे राज्य हुए उनमें एक कॉन्सेप्ट ये जरूर था कि आपको जनता के भले के लिए काम करना है, भले ही उनका जो सिलेक्शन है वो जनता के थ्रू नहीं हो रहा। अब हम लोगों के पास है डेमोक्रेसी, तो भाई अभी भाई इट्स ए रूल ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। तो उस कंडीशंस में अब इसे सिंबॉलिक यूज करें, कल्चरल ट्रेडिशन है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। भाई आप समझ रहे हैं कि प्राचीन काल की जो नेचर थी स्टेट्स की और वो मध्यकाल की नेचर थी स्टेट्स की, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है कुछ चीजों में। अब भाई उसे आप एज ए ट्रेडिशन एक एज ए सिंबल यूज कर रहे हो, वहां कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हम अब भाई ठीक है कंट्रोवर्सी काफी की जा रही है लेकिन कंट्रोवर्सी की जरूरत है, क्योंकि ये तो देखिए कि हमारी हिस्ट्री कितनी रिच है जो किसी न किसी इंडिकेट को चोला राजाओं के ऊपर भी जो एक तरीके का अंकुश था वो इसी दंड के द्वारा किया जाता था। लुक यू आर नॉट ऑटोक्रेट, आपको जनता की भलाई करनी पड़ेगी, पब्लिक की भलाई करनी पड़ेगी, आपको दंड दिया जा सकता है। तो भाई उस कॉन्सेप्ट में लिया जाए तो मुझे नहीं लगता है इस पर कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। ये तो इतिहास हुआ, लेकिन अब जब ये नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में रखा जाना है तो क्या बात हो रही है नबिला कि कहाँ रखा जाएगा? और एक कंट्रोवर्सी और है, मैंने कुछ नेताओं के ट्वीट देखे जो ये कह रहे हैं कि जो ये सिंगल है ये ट्रांसफर ऑफ पावर था राजाओं के टाइम पर, अब डेमोक्रेसी में इसका क्या लेना देना या इसकी क्या ज़रूरत है? ऐसी बात नहीं है, ये इंडिया का सिंबल है। ये राजा के टाइम पे राजा तो इंडिया से ही थे। जो चोला एम्पायर है वो इंडिया का प्राइड भी है, जो हेरिटेज इंडिया का ही है। तो हम थोड़ी ना कोई ब्रिटिश का मॉन्यूमेंट वहाँ पर रख रहे हैं। ये इंडियंस ने बनाया हुआ एक सिंगल है जो डिपिक्ट करता है पावर ट्रांसफर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया। तो एक गर्व का मैटर है, ये पॉलिटिसाइज करना अच्छा नहीं है, मगर क्या करें, अब हर चीज़ में पॉलिटिक्स बनता है हमारे देश में, तो इसका भी देखना होगा। अब मगर जो आपने पूछा कि सिंगल कहाँ रखा जाएगा, वो जो स्पीकर का चेयर है, स्पीकर का पोडियम है, उसके राइट नेक्स्ट वो रखा जाएगा सिंगल, एक सिंबल के तौर पे। और बहुत धूमधाम से वो पार्लियामेंट के अंदर रखा जाएगा। एक प्रोसेशन होगा जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ही रखेंगे सिंगल। तो ये मतलब देखने में बहुत एक ग्रैंड अफेयर होगा, बिल्कुल। तो ये पॉलिटिक्स असाइड, ये बहुत इंडिया का प्रेशियस पीस ऑफ हिस्ट्री है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, कि इंडिया के हाथ में पावर वापस आया जो ब्रिटिशर्स ने छीना था।
और इंडिया ने बहुत स्ट्रगल किया उसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत स्ट्रगल किया। अगर ये एक सिंबल है तो व्हाई नॉट पार्लियामेंट में रखा जाए, तो एक बहुत गर्व की बात है। पॉलिटिक्स होता रहेगा। तो ये सेंगोल की पूरा हिस्ट्री थी, उस पर चल रही कंट्रोवर्सी थी, और अब जो होगा उस इवेंट के बारे में आपको जानकारी थी। जब तक ये एपिसोड पब्लिश होगा संडे तक, तब आप वो विजुअल्स भी देख पाएंगे जब इसको पार्लियामेंट में रखा जा रहा होगा। आपकी इस पर क्या राय है, आपको क्या लगता है, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय ज़रूर शेयर करिएगा। यहाँ से हम बढ़ते हैं कर्नाटका की तरफ, जहाँ से नबिला आती हैं। वहाँ क्या चल रहा है? कुछ खबरें ये कह रही है कि हिजाब बैन वाला डिसीजन कांग्रेस सरकार, जो अभी सिद्धरामैया की सरकार बनी है, वो वापस लेने वाली है। और प्रियंक खड़गे का एक स्टेटमेंट भी आया था, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस पर, मतलब हमने जैसा अपने मैनिफेस्टो में कहा था, हम बैन भी लगा सकते हैं अगर वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए। तो बजरंग दल पर आरएसएस बोला, बजरंग दल बोला। तो ये है कि जैसे बीजेपी ने एक तरीके का गवर्नेंस किया है, where they cracked a whip on any kind of elements that cause trouble, जैसे PFI को बैन किया बीजेपी ने। ये इनका टेरर लिंक्स था। तो एंड ऑल्सो ऑलमोस्ट एन इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली जो बीजेपी ने किया उनके टाइम पे, अब कांग्रेस आके उल्टा कर रही है। उल्टा मतलब बोल रही है कि ऑलमोस्ट अ फिटिंग रिप्लाई। मगर यही है कि क्या हम पीएफआई को आरएसएस से कंपेयर कर सकते हैं? क्या हम पीएफआई को बजरंग दल से कंपेयर कर सकते हैं? कांग्रेस ने कहा है जैसे पीएफआई को बैन किया था वैसे ही हम बजरंग दल को भी बैन करेंगे। ये उनका मैनिफेस्टो में भी था। तो सब मतलब बहुत शोर हुआ कर्नाटका में कि बजरंग दल को पीएफआई से कंपेयर कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? बजरंग दल के ऊपर कोई टेरर केसेस नहीं है जैसे पीएफआई के ऊपर है, ऐसे वैसे। मगर बजरंग दल के ऊपर बहुत मॉरल पुलिसिंग के केसेस है, जो असॉल्ट है, वैंडलिज्म है। मतलब लड़कियों जो पब और बार्स में गई थी मैंगलोर में, बहुत इंस्टेंसेस है कि वो उन्होंने मतलब उनको बाहर निकाला। वैलेंटाइंस डे को मतलब अबॉलिश करना उनका एक कैंपेन था, और कोई कपल्स को देखा तो उनको हैरिस करना। तो ये सब वैंडलिज्म का केसेस लगा भी था और केसेस फाइल भी हुआ है। कितने अरेस्ट हुए वो पता नहीं है, मगर ये कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड है मैंगलोर रीजन, कोस्टल कर्नाटका रीजन में। बहुत ट्रबल्स, टेंशंस क्रिएट उन्होंने किया। मगर उनको क्या हम टेरर ग्रुप पीएफआई से कंपेयर कर सकते हैं? वही एक बड़ा क्वेश्चन है। तो कांग्रेस कहती है कि कोई भी हो, अगर पीएफआई हो, अगर बजरंग दल हो, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ करता है और कम्युनल टेंशंस खड़ा करता है, उनको हम ये बैन करेंगे। अब जो शॉकिंग स्टेटमेंट आया है कांग्रेस से, ये एक लेवल अबव गया है। कांग्रेस ने अब साफ कहा है कि अगर आरएसएस भी रूल्स को ब्रेक करेंगे, उनको भी हम सबक सिखाएंगे, उनको भी हम बैन कर देंगे। ऐसी वाली बात आई है आगे। ये ऑब्वियसली एक बड़ा एक कंट्रोवर्सी जैसा बना है, मगर कांग्रेस शायद उनको ऑलरेडी कांग्रेस ने देखा है कि जब उन्होंने बोला कि बजरंग दल को हम बैन करेंगे, तो उनका पूरा मुस्लिम वोट बेस कंसोलिडेट हुआ। जो मुस्लिम्स अदरवाइज जेडीएस को शायद वोट करती थी, थोड़ा एसडीपीआई को वोट करती थी, और फिर ज़्यादातर कांग्रेस को ही वोट करती है कांग्रेस कर्नाटका में। ये बार जो 2023 के कर्नाटका इलेक्शंस में मुस्लिम सब इकट्ठे होके सिर्फ कांग्रेस को उन्होंने वोट किया। इसलिए आप देखो कि जेडीएस के नंबर्स, जो लोकल रीजनल पार्टी है, जेडीएस के नंबर्स पूरा मतलब आधा हो गया उनका। जो अराउंड लगभग 30 सीट्स था, अब 18 आ गए वो। तो बेसिकली यही है, मुस्लिम का वोट बेस पूरा कांग्रेस के तरफ शिफ्ट हुआ है। तो ये अब हम ऐसे देखते हैं कि कांग्रेस को पता चला है कि अगर वो ऐसे कमेंट्स करेंगे, मुस्लिम्स वोट्स को उनको पूरा आ जाएंगे, वो एक कंसोलिडेट हो जाएगा उनके तरफ। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, जितना भी मैंने पॉलिटिक्स कवर किया है कर्नाटका में, कि ये एक 2024 का एम देख के कर रहे हैं। और ये जो हिजाब बैन को क्या जो मतलब लगा था, उसको हटाने की भी बात हो रही है? जी, बात हो रही है, क्योंकि बहुत दुख हुआ है लड़कियों को वहाँ पर कर्नाटका में, जो रोज़ हिजाब पहनना, स्कूल जाना, एक दिन बोलते हैं कि नहीं आ सकते स्कूल हिजाब के साथ। तो जो लड़कियाँ बचपन से पहनती आ रही है,
एक दिन तुरंत आप बोलोगे कि निकाल के आ जाओ नहीं तो अलाउड नहीं हो, तो कैसा होगा उनका? मतलब एक इम्पॉसिबल है लड़कियों को एकदम से हिजाब निकाल के अंदर जाना। लेकिन नेचुरल राइट, इट्स गोइंग टू बी वेरी अपसेटिंग फॉर एनी गर्ल। यू से निकाल के आ जाओ, वो कैसे निकालेंगे? अगर कोएड इंस्टीट्यूशन, को एजुकेशन कॉलेज या स्कूल है, आप एक दिन सडनली बोलो कि आप अंदर आ जाओ क्लास में मगर हिजाब नहीं पहन सकते, तो ऑब्वियसली ये हुआ है कि ये रूलिंग के बाद ऑलमोस्ट 16,000 गर्ल्स स्टूडेंट्स कर्नाटका में उन्होंने एजुकेशन ड्रॉप कर दिया। अच्छा, ये डेटा भी, हाँ, ये एक नंबर, मतलब कितना कॉन्क्रीट नंबर्स है ये मैं बोल नहीं सकती, मगर ये रफ डेटा है कि नियरली 16,000 गर्ल्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज एंड स्कूल कलेक्टिवली। तो ये अब राइट टू एजुकेशन या यूनिफॉर्मिटी, आप किसको ज्यादा महत्वपूर्ण देंगे? महत्व देंगे। या सो दैट्स सो द कांग्रेस ने कहा है कि ये जो मूव बीजेपी ने लगाया, जो जैसे बैन करना हिजाब को इन कॉलेज और या स्कूल में, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव था, और जो रिक्वेस्ट अब आ रहे हैं उनके पास, वो लीगल रूट से वो देखेंगे और अगर हो सके तो बैन को अबॉलिश भी करेंगे, ये कांग्रेस ने कहा है। मगर मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट अभी बहुत सारे प्लीज आया हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट देख रही है, तो अंत का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। मगर कांग्रेस ने कहा है कि वो लीगल रूट के थ्रू ही इसको सॉर्ट आउट करेंगे, टैकल करने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली ये नहीं है कि जो रूलिंग था बीजेपी का, और बीजेपी ने बोला कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं अलाउ करेंगे, यूनिफॉर्म कोड है तो कोड को फॉलो करना पड़ेगा। मगर जो प्राइवेट स्कूल्स है, जो जहां अलाउ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ये कोई हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। मगर ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम नहीं अलाउ करेंगे, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी डर जाते हैं, तो उन्होंने भी अलाउ नहीं किया। तो लगभग सारे स्कूल्स जो प्राइवेट गवर्नमेंट सब ने एकदम से बंद कर दिया कर्नाटका में। तो एकदम का एक टेंशन आ ही गया, और लड़कियों को बहुत दुख पड़ा। ये अलग बात है कि लड़कियों को फोर्स किया जाता है या माँ बाप उनको दबाते हैं कि हिजाब पहनो, या उनके कोई भी दैट दे आर नॉट, उनका चॉइस नहीं है घर में, ये वो आर्ग्यूमेंट सब साइड में है। वो आर्ग्यूमेंट नेक्स्ट होता है। पहले का आर्ग्यूमेंट है कि आप उनके एजुकेशन मत छीनो, आप उनको जैसे भी करें, अगर हिजाब पहन के एजुकेट करना है तो चलो करो, लेकिन वो बेसिक चीज हाँ, है। वो बेसिक है कि उसके बाद अगर रूलिंग करना भी है तो एटलीस्ट 1 साल का बफर पीरियड दो, कि 1 साल में आप डिसाइड कर लो कि ये कौन सा इंस्टीट्यूशन जाना है, मगर हमारे स्कूल में नहीं अलाउ करेंगे। आप तुरंत एक ही दिन में अगर पूरा ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो वो तो नहीं होगा। अचानक से तो बदलाव कभी आएगा ही नहीं, मतलब कोई बीच का रास्ता यही। और ये बात बहुत दिन से चल रही है, बहस बहुत पुरानी है कि भले वो ब्रेन वॉश्ड होता है, 3-4 साल 5 साल की बच्ची को कभी ये नहीं पता होता कि हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है, वो जो करवाते हैं वैसा ही वो करती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अचानक से आप मगर मैं जो आप बोलते हो कि 3-4 साल की बच्चियों को पहना जाता है, हर एक तरफ दुनिया के हर एक कोने में एक उनका ट्रेडिशन होता है। माँ बाप जब तक बच्चे अडल्ट्स ना हो, माँ बाप अपने दौर तरीके बच्चे को देते हैं, तो उसमें हम गलत बोल सकते हैं ये? अब 18 इयर्स के बाद बच्चे को, या 15-16 जब वो बेसिकली मैच्योरिटी आ जाती है बच्चे को, तो फिर वो बच्चे का डिसीजन है अगर मुझे हिजाब कंटिन्यू करना है या मुझे छोड़ना है। जैसे बहुत सारे मैंने फैमिलीज देखे हैं जहाँ पर बच्चियाँ, छोटी बच्ची, माँ बाप ट्राई करते हैं कि उनको हिजाब पहनाना, तो वो एक 12th 13-14 एज तक पहनते हैं, फिर उसके बाद वो मेजॉरिटी जब आ जाता है तो बहुत सारी लड़कियाँ छोड़ देते हैं, और माँ बाप ठीक है, अब उनका मेजॉरिटी है, उनके चॉइस है, अब हम कुछ नहीं कह सकते। तो यही होता है कि हम बोल भी नहीं सकते कि माँ बाप फोर्स कर रहे हैं। माँ बाप अपने दौर तरीके को बच्चों को देते ही हैं, ये एक नेचुरल चीज है और माँ बाप का हक भी है। जब हमने तबस्सुम से बात की थी जिसने कर्नाटका में टॉप किया था, उसने भी यही बात बोली कि वो, मतलब उसका ये पर्सपेक्टिव था कि मेरी फैमिली जो हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो ट्रांसफर करिए, जिस दिन मुझे लगेगा कि ये फोर्स था या ये नहीं होना चाहिए उस दिन मैं छोड़ दूंगी। एग्जैक्टली बहुत सारे औरतें हिजाब उन्होंने स्टार्ट किया अपने 30s 40s में या 50s 60s में, लेट भी स्टार्ट करते हैं, शुरू में भी स्टार्ट करते हैं, अंत में ये चॉइस का मामला है। इट शुड बी मैटर ऑफ चॉइस, कोई भी फोर्स नहीं कर सकता, करना नहीं चाहिए, जो माँ बाप हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी, इट शुड बी लेफ्ट टू द चॉइस ऑफ द बिहोल्डर।
क्या होता है, क्या अपडेट आता है, इस पर तो हमारी नज़र है, हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जो पूरे देश में एक बहस का टॉपिक बना था। लेकिन केरला से एक बहुत अच्छी स्टोरी आई है जिस पर मुझे लगा कि हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो अलग अलग जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट से उनकी बात हो रही थी कि इसने टॉप किया, उसने टॉप किया। लेकिन जो स्पेशल चाइल्ड कैटेगरी जो होती है, जिसमें स्पेशली एबल्ड जो बच्चे होते हैं, उनका जो पर्टिकुलर 7 या 8 सीट्स होती है, उसमें वो जो लड़की है केरला से जो आती है, अखिला, उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया और अब वो आईएएस बनेंगी। तो उनका जो पर्सनल स्ट्रगल, पर्सनल जर्नी रही, वो बहुत इंस्पायरिंग है, इसलिए मुझे लगा कि उस पर भी हम एक बार ज़रूर बात करें। जी, अखिला तो यूपीएससी उन्होंने रैंक मिला है उनको 760 रैंक। बेसिकली उनका राइट आर्म जो है, 5 साल जब वो थी अखिला, वो एक बस एक्सीडेंट में उनका राइट आर्म चला गया था। तो तब से उनके माँ बाप मतलब बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, और वे हम्बल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो वो बहुत ट्राई किया उन्होंने। एक आर्मी सेंटर वो गए थे कि एक आर्टिफिशियल लिम्ब अटैच करे हाथ पे, मगर वो हुआ नहीं। उनका बोन स्ट्रक्चर ऐसा था कि वो आर्टिफिशियल लिम्ब भी नहीं हुआ उनका। फिर उनको 3 महीने यूएस भी चले गए, थोड़े मतलब पैसे इकट्ठे करके, शायद इंटरनेशनल फॉरेन डॉक्टर्स कुछ कर पाएगी, वो भी उन्होंने भी वो कुछ नहीं कर पाए। उनका पूरा फेल्ड अटेम्प्ट था क्योंकि उनका बोन स्ट्रक्चर ऐसा था। तो उसके बाद वो लड़की मतलब डिसाइड किया उसने कि वो गिव अप नहीं करेगी, कुछ भी करके कुछ कहीं ना कहीं कई तरीके से वो नाम कमाएगी अपने आप को। तो फिर उसने डिसाइड किया कि यूपीएससी, बेसिकली उसका अंत एम है आईएएस ऑफिसर बनना। तो उसने यूपीएससी एग्जाम्स लिखा, ये 3rd अटेम्प्ट है उसका, अखिला का। उसने पहली दो अटेम्प्ट में इंटरव्यू लेवल तक पहुंची, एंड 3rd अटेम्प्ट में वो 760 रैंक उसने लिया। तो हमने सुना है कि वो एक और बार देगी अटेम्प्ट यूपीएससी का, और एक और अटेम्प्ट करेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। हाँ, उसको वही बनना है। और बोलती है कि सब ठीक है, माँ बाप बहुत सपोर्ट करते हैं, मगर यही है कि उसका बॉडी बैलेंस, बिकॉज एक हाथ नहीं है, राइट आर्म नहीं है, बॉडी बैलेंस बहुत कम है। तो इतनी टाइम से मतलब 3 आवर का एग्जाम लिखना उसको बहुत मुश्किल पड़ता है। हालांकि वो लेफ्ट हैंडेड ही है, तो वो एक लक है वो लड़की का कि एक हाथ, राइट आर्म उसका कट गया, मगर फिर भी वो लेफ्ट हैंडेड लड़की है, तो उसका आदत बन चुका है लेफ्ट हैंड में लिखना। तो वो ठीक था, मगर फिर भी एक शुड गिव हर क्रेडिट, उतना स्पिरिट और डिटर्मिनेशन के साथ उसने ये रैंक लिया है। एग्जैक्टली और ये भी बहुत बड़ी बात है कि कुछ मिलने के बाद भी उनका जो गोल है उनको वो ही चाहिए, वो उसके लिए ही। तो मतलब इतना लेवल ऑफ डेडिकेशन और क्या कहें उसको, मेरे अंदर तो नहीं है, इसलिए मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा और मुझे लगा कि इस स्टोरी को हमें डिस्कस करना चाहिए। इस एपिसोड को हम यहाँ पे क्लोज करके हम रिकमेंडेशंस की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लेते हैं जो भी होस्ट होता है उनसे रिकमेंडेशन, क्योंकि आपको वहाँ की लैंग्वेज या वहाँ की चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है, आप बेटर बता पाएंगी। कोई मूवी जो आप रिकमेंड करना चाहें, या कोई भी बुक, या कोई जगह जो लोग घूमने जा सकें? जगह घूमने जा सके, मैं बोलूँगी अपना होम टाउन। जो मैं तो बैंगलोर से हूँ, वहीं पर मेरा जन्म हुआ है, मगर मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी जो है मैंगलोर से हैं। मैंगलोर में ये बार गई थी कवरेज के लिए। वहाँ पर मतलब मुझे इतना प्यारा लगा, वहाँ का बीच इतना क्लीन है, मैंगलोर का बीच। और मैं बिल्कुल कहूँगी कि आप मतलब यहाँ वहाँ घूमने जाते हो या अब्रॉड जाते हो, बीच, क्लीन बीच, वाइट सैंड देखने के लिए, मगर मैंगलोर में जो है वाइट सैंड बीच है वहाँ पर, और इतना साफ़ है कि मैं खुद ही हैरान थी। और शायद मुझे और एडिशनल ज़्यादा प्यार है क्योंकि वो मेरा ओरिजिन है। एंड वहाँ का खाना मतलब कोई, इट जस्ट बीट्स, नथिंग कैन बीट फूड फ्रॉम दैट कोस्टल रीजन। मैंगलोर का खाना, अगर आपको कोस्टल फूड, फिश करी राइस वैसे अगर खाना पसंद है तो मैंगलोर इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो। मैंगलोर, उडुपी, वो रीजन ना बहुत खूबसूरत है, और खाना बहुत बढ़िया है, और लोग बहुत प्यारे हैं। अच्छा, हम ये सुनते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनल माहौल भी होता है, तो क्या सेफ है जाना? मैं एक बात बोलूँगी कि जैसा कम्युनल माहौल बनाता कौन है? पॉलिटिशियंस बनाते हैं। जितना वो बोलते हैं कि वहाँ पर वो कम्युनल हॉटबेड करके कहलाया जाता है, जितना भी वो कम्युनल हॉटबेड कहलाया जाता है, उतना ही वो सिंबॉलिक है कम्युनल हार्मनी का, क्योंकि वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस इतने तादाद में लोग हैं कि
सब जिंदा ही है ना, मतलब कुछ वॉर तो नहीं हुआ है वहाँ पर. तो इट्स ऑल्सो अ सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी एज मच एज देर इज कम्युनल टेंशन. उसी at the same breath I can also say that it's a symbol of communal harmony and a symbol of इंडिया की खूबी यही है ना कि हमारे देश में इतने सारे रिलीजन्स है और हम इतने टॉलरेंट है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडिया एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट सिंबल टू सिग्निफाई दैट इज मैंगलोर, जो कोस्टल रीजन है, कम्युनल हॉटबेड बोलते हैं. आई फील ऑल कम्युनिटीज आर लिविंग इन पीस. एक दो इंस्टेंसेस होता होगा, मगर मैं बिल्कुल कहूंगी कि नथिंग मोर ब्यूटिफुल देन दैट रीजन ऑफ कर्नाटका, कोस्टल रीजन. और कोई फिल्म अगर आप रेकमेंड करना चाहें? तो मैं रेकमेंड करूंगी डांसिंग ऑन द ग्रेव बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. ये एक इंडिया टुडे का प्रोडक्शन है, अमेजॉन में है एंड इनफैक्ट इट्स गॉट ग्रेट रिव्यूज. मैं भी फीचर हुई हूँ उसमें जर्नलिस्ट के तौर पे. तो आई यू मस्ट वॉच इट बिकॉज इट्स अ स्टोरी. वो स्टोरी है बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर. बैंगलोर जो एक एक्चुअली मैसूर दीवान की ग्रैंड डॉटर है, शाकिर खलीली. सुना होगा आपने स्टोरी, शाकिर खलीली करके एक औरत जो एक स्वामी जी से उनकी शादी हुई और फिर मतलब बहुत दूसरी शादी, बेसिकली पहली शादी एक एम्बेसडर के साथ हुई थी, 4 बच्चे हुए. फिर वो एक स्वामी जी के साथ उनकी शादी हुई क्योंकि स्वामी जी ने कहा उनको एक लड़का मेल चाइल्ड दूंगा आपको. तो उनके साथ शादी होगी, मगर कुछ सालों में स्वामी जी ने उनको मार दिया, मर्डर कर दिया और उनके खुद के घर में उनको दफन किया. या इट्स अ वेरी स्कैरी स्टोरी एंड अ रियल स्टोरी. एंड मेरे घर के थोड़ी दूर पास में ही है वो घर जहाँ पर उनका हत्या हुआ था. ये 80s की स्टोरी है. मैं आई वॉज जस्ट अबाउट बॉर्न एट दैट टाइम, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड यू मस्ट वॉच. वो उनका भी वो जो मर्डर है स्वामी, उनका भी वो लाइफ सेंटेंस दे चुके हैं मगर अभी भी जेल में है. वो ट्राई कर रहे हैं बाहर आने के लिए. उनका भी इंटरव्यू हमने किया है, इंडिया टुडे ने प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्शन है, तो उन्होंने वो भी तो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड यू मस्ट वॉच. इट्स फ्रॉम बैंगलोर. तो जो स्टोरी का नबिला पार्ट थी वही इस हफ्ते के लिए आपके लिए रिकमेंडेशन है. ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा. नबिला नई है तो उनको थोड़ा और ज़्यादा प्यार दीजिएगा ताकि जब अक्षता ना हो तो हम नबिला को भी बुलाते रहें और आर्वम का ये जो रेगुलर सिलसिला है ये रुके ना. तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ. अपना ख्याल रखिए. शुक्रिया.